अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात। मेरा नाम अनीला शाहीन है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मेरा ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि वालिदैन को और उन लोगों को जो कि नए नए स्पीच थेरेपिस्ट बने और जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको गाइड करना अबाउट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। तो स्पेशली ग्रुप जो है वो पेरेंट्स के लिए बनाया गया है, ताकि वो मेरी वीडियोस के थ्रू और मेरे चैनल्स के थ्रू जो है वो अपने बच्चों की स्पीच थेरेपी और उनके तरीक़ाकार को सीख सके। बेसिकली ये ग्रुप है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी मेरे पास स्पीच थेरेपी करने के लिए आ रहे हैं। पेरेंट्स के पास जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं जिनका जवाब एट अ टाइम देना तो मुश्किल है। होप सो ये जो मेरी वीडियोस हैं वो उन सवालों का जवाब देने में बहुत हद तक कामयाब होंगी। तो आज हम बात करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज की। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा बोल नहीं सकता, इसकी स्पीच थेरेपी करनी है। स्टैमरिंग का पेशेंट हो तो भी स्पीच थेरेपी करनी है, कोई और मसला हो तो भी स्पीच थेरेपी करनी है। देखिए, बेसिकली टर्मिनोलॉजी स्पीच थेरेपी यूज़ की जाती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी लॉट ऑफ थेरेपीज़ हैं जो हम अप्लाई करते हैं बच्चों पर, और उनके नाम डिफरेंट होते हैं। स्पीच थेरेपी नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी स्पीच के बारे में कि स्पीच क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है। पहले आपको उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर आप डिसऑर्डर्स के बारे में समझ सकते हैं और डिसऑर्डर्स के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लान के बारे में, और आपके बच्चों में कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो उसके बारे में भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले बात की जाती है स्पीच की। स्पीच मोस्टली लोगों को होता है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है तो ये स्पीच नहीं है, ठीक है। स्पीच जो होती है वो है वाइब्रेट करना, वोकल कोर्ड्स का किसी तरह का साउंड निकालना, ठीक है, उसे हम स्पीच कहते हैं। वाइब्रेशन ऑफ वोकल कोर्ड्स, कोई भी साउंड लाइक अ ब प म न क स, ये सिर्फ ये जो एरिया है ये स्पीच है, ठीक है। जहाँ तक बात आती है लैंग्वेज की, लैंग्वेज होते हैं आर्टिब्रेटरी सिंबल्स, मतलब ऐसे सिंबल्स जिनको मिला के एक मतलब, एक वर्ड बनाया जाए, एक मतलब बनाया जाए जो कि समझ में आए। जैसे पानी, जैसे पेंसिल, जैसे सांप, जैसे कागज़, ये सारी चीज़ें जो हैं एक मतलब ज़ाहिर करती हैं। हमारे दिमाग में फ़ौरन से कॉन्सेप्ट आ जाता है, अच्छा ये उस चीज़ के बारे में बात करें। बेशक वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल रहे, लेकिन वो एक वर्ड जो है हमें रियलाइज़ करवाता है कि ये पर्सन उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता है। लैंग्वेज जो है ये दो तरह की होती है। एक होती है रिसेप्टिव, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग, जो आपकी लिसनिंग है, सॉरी, रीडिंग एंड लिसनिंग। और एक होती है आपकी एक्सप्रेसिव, मतलब एक्सप्रेस करना, वो आपकी साइन लैंग्वेज है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बोलना, बच्चे का बोलना, और रिटन जो है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी से पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि स्पीच मैकेनिज़्म को समझना। कि जब कोई बच्चा हमारे पास डिसऑर्डर के साथ आता है तो ये नहीं है कि हमने उसको बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया और वो बोलने लग गया पीछे, ऐसे नहीं होता। मोस्टली जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है। मोस्टली बच्चे बच्चियां जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उनके पास कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा नहीं है, इवन कि उनके पास कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को सिर्फ कहते हैं जी हमने इसको पढ़ा दिया, बच्चा हमारे पीछे बोल पड़ा तो स्पीच थेरेपी मुकम्मल होगी, ऐसे नहीं होता। स्पीच थेरेपी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लेके चलना पड़ता है। अगर आप इस तरह के बंदे से स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके बच्चे का बेड़ा गर्क भी कर सकता है। तो सिर्फ पढ़ाना स्पीच थेरेपी नहीं होती, इस पूरे मैकेनिज़्म को लेके चलना स्पीच थेरेपी होती है। तो स्पीच थेरेपी के हवाले से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीच मैकेनिज़्म की। देखिए, स्पीच मैकेनिज़्म जो है वो रिलाई करता है 4 थिंग्स पे। सबसे पहले आती है रेस्पायरेशन, मतलब सांस का अमल। आप जितना गहरा और लंबा सांस लेंगे उतनी आपकी स्पीच बेहतर होगी। सांस लेने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं। एक होती है वेजिटेटिव ब्रीथिंग, मतलब आप बैठे हैं और नॉर्मली सांस ले रहे हैं, जैसे आपने नाक से सांस लिया और नाक से छोड़ दिया, लाइक दिस, ये आपकी वेजिटेटिव ब्रीथिंग है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है ना, ब्रीथ फॉर स्पीच। अक्सर बच्चे जो स्टैमरिंग कर रहे, हकला रहे होते हैं ना, उनका मसला क्या होता है, ब्रीथ फॉर स्पीच का मैकेनिज़्म ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से हमें पहले उसको ठीक करना पड़ता है, देन हम उसकी नेक्स्ट थेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है फोनेशन है। फोनेशन होती है आपकी आवाज़। आवाज़ अगर बच्चे की सही हो तो उसका स्पीच मैकेनिज़्म सही तरह से काम करता। आवाज़ नहीं होगी तो बच्चा गूंगा होगा। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक इंसान ऐसा देखा था जो गूंगा और बहरा है। मोस्टली मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जो सिर्फ बहरे होते हैं, गूंगे नहीं होते। अगर बच्चा शोर मचाता है, साउंड निकालता है आ, और उसका साउंड बिल्कुल ठीक तरह से प्रोनाउंस हो रहा है, तो वो बच्चा आपका कभी भी गूंगा नहीं है, वो बोल सकता है ज़िंदगी में हर तरह से। इसके बाद जो सेकंड थर्ड थिंग्स है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस हमारी जो है, मतलब साउंड को लाउड करना,
ठीक है। रेजोनेटिक कैविटी हमारी नेज़ल कैविटी होती है, हमारा नाक होता है, नाक के अंदर जो खाली जगह होती है, कैविटी कहते हैं खाली जगह को, नाक के अंदर जो खाली जगह होती है वो हमारी रेजोनेटिक कैविटी होती है। एक होती है हमारी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी होती है हमारे मुंह के अंदर खाली जगह जो होती है, और एक होती है हमारी फेरेंजियल कैविटी, यानी कि ये चीज़ जब आवाज़ यहाँ से जाती है तो वो लाउड होती है। अब हमने इसको कितना लाउड करना है ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर, ठीक है। कुछ साउंड्स जो होते हैं वो नाक में जाते हैं, कुछ साउंड मुंह में आते हैं। जैसे माँ, ना, अंग नीजल साउंड है, ये नाक के अंदर जाएगा। अगर ये नाक के नीचे आ रहा है तो बच्चे को हाइपोनेजालिटी होगी, और अगर वो साउंड जो कि जो आपके ऑरल साउंड है और वो नाक के अंदर जा रहे हैं तो बच्चे को हाइपरनेजालिटी हो सकती है। तो हमने इन सारी चीज़ों को देखकर मीन्स के पहले उसकी रेस्पिरेशन, फिर फोनेशन और फिर रेजोनेंस, और देन हम आर्टिकुलेशन पे आते हैं। आर्टिकुलेशन होते हैं हमारे, आर्टिकुलेटर्स होते हैं हमारे दो तरह के, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो होता है जो मुसलसल काम करता है, और पैसिव वो होता है जो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, लेकिन एक्टिव आर्टिकुलेटर जो है वो उसके साथ लग के साउंड को प्रोनाउंस करता है। हमारे आर्टिकुलेटर में हमारे लिप, हमारी टंग, हमारे टीथ, हमारा पैलेट, हमारे गम्स, ये सारी चीज़ें हमारी आर्टिकुलेटर्स हैं, ठीक है। इसमें से एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन सा है? हमारी टंग एंड लोअर लिप। लोअर लिप ने हर जगह जाके लगना होता है, अपर लिप उसी जगह पे रहता है। इसी तरह से टंग हर जगह जाके लगती है, टिप ऑफ द टंग, सेंटर ऑफ द टंग एंड बैक ऑफ द टंग डिफरेंट साउंड्स में यूज़ होती है, लेकिन ये सिर्फ ये हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं, बाकी हमारे पैसिव हैं। जैसे टीथ हमारे पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, ऊपर वाला होंठ जो है हमारा अपर लिप, ये पैसिव आर्टिकुलेटर है। हमारा जबड़ा पैसिव आर्टिकुलेटर है, मीन्स के ऊपर वाला जो पैलेट है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, इसके बाद यूवला होता है जिसको आप कां कहते हैं, जो कि बैक साइड पे होता है, वो भी हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर है। एक्टिव आर्टिकुलेटर हमारा सिर्फ टंग और लोअर लिप होता है। जैसे अगर हमने दोनों होंठों को जोड़ा तो ये बनेगा पा, और ये बनेगा बा, ठीक है। अब ये पा और बा रिलाई करता है हमारी वॉइस पे, कि वॉइस है कि वॉइस लेस्ड है। अगर हम ज़ोर से थरथराहट करते हैं तो ये बा होता है, और अगर हम आहिस्ता से बोलते हैं तो ये पा होता है। इसी तरह से बाइलेबियल साउंड है मा, जो कि नाक के अंदर बोला जाता है, जो कि नेज़ल कैविटी साउंड है, ठीक है। इसी तरह से जब हम वा और फा बोलते हैं, हमारा जो ऊपर वाला तीत है, हमारा नीचे वाला होंठ उसके सेंटर में आता है। ये फ्रिक्वेटिव साउंड है, यानी कि हम थोड़ी सी हवा को बाहर निकालेंगे और फिर हम इस साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे फा, इसमें क्या है? फ्रिक्वेटिव साउंड है, जबकि वा, इसमें आपको हवा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से ता, हमारी टंग है, टंग को कहते हैं लिंगवा, और इसको कहते हैं व्हीलर, ठीक है। लिंगवा व्हीलर साउंड, ता, दा, ला। अब ला जो है वो ग्लाइड भी है, क्योंकि साइड से हवा निकलती है। इसके बाद हमारा लिंगवा पैलेटल साउंड आ जाता है, जैसे है टा। अब देखें, ता पे हमने क्या किया? गम पे ज़ुबान लगाई, ता, और अगर हम टा बोलेंगे तो टा, ठीक है। इसी तरह से जब हम का बोलते हैं, बैक ऑफ द टंग जो है वो युवला के साथ जाके टकराती है, सॉफ्ट पैलेट के साथ जाके टकराती है। जैसे का, बैक ऑफ द टंग ऊपर जाएगी। इसी तरह से का और गा एक ही पोजीशन से बोले जाने वाले साउंड है, इनकी प्लेसमेंट एक होती है, लेकिन ये वॉइस्ड हैं या वॉइस लेस्ड हैं, ये हमें बताना पड़ता है। जब हम किसी बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं, आया वो हेयरिंग इम्पेयर्ड है या डिलेड लैंग्वेज के साथ है, तो पहले हम उसको साउंड सिखाते हैं। अगर वो साउंड सही तरह से आर्टिकुलेट करेगा, देन वो वर्ड्स को अच्छे तरीके से जो है वो रेनोवेट करने के लिए, जो है वो नई तरह से बनाने के लिए तैयार होगा। अगर हम उसको तोड़ जोड़ के कोई लफ्ज़ सिखाते, लाइक इन नेक्स्ट पोजीशन के हमने बच्चे को न्यू वर्ड सिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे? तोड़ जोड़ के सिखाते हैं। अगर उसको साउंड की सही पोजीशन पता है, सही वॉइस पता है, स्टॉप एंड फ्रिक्वेटिव साउंड्स का पता है, लिक्विड एंड ग्लाइड साउंड्स का पता है, तो क्या करता है बच्चा? उन नए वर्ड की फॉर्मेशन बहुत जल्दी सीख जाता है। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट होने के नाते जो है, आपको स्टेप बाय स्टेप इन फेजेस पे रेस्पिरेशन, फोनेशन, रेजोनेंस एंड आर्टिकुलेशन पे वर्किंग करनी चाहिए। फिर बच्चे को, पेरेंट्स को और बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इन फ्यूचर लाइफ। कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट ही पकड़ते हैं, वो कार्ड और एप्पल, बॉल, कैट ये बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्या होता है कि बच्चा सिर्फ वो सीख पाता है और उसके पीछे चीज़ें दोहरा पाता है जो आप उसको बताते हैं। इन फ्यूचर बच्चों को फिर थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिर थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिर थेरेपिस्ट को ज़रूरत पड़ती है, और पेरेंट्स समझते हैं कि पता नहीं हम किस अज़ाब में फंस गए हैं, ये थेरेपी शायद सारी ज़िंदगी ही चलेगी, हमारा बच्चा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो अगर स्पीच थेरेपिस्ट का शुरू से स्टेप सही हो, सही चीज़ों को वो लेके चले, तो नेक्स्ट बच्चा लैंग्वेज अपने आप एक्वरसाइज करना शुरू कर देता है। बस आपका सिखाने का तरीकाकार बेहतर होना चाहिए।
वो माँ बाप जो एमी थोड़े से बहुत पैसे बचाने की खातिर किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, पहली बात है आपको उनकी डिग्रीज़ के बारे में नहीं पता, दूसरी बात है आपको उनके स्किल्स के बारे में नहीं पता, आप लोग चले तो जाते हैं अपने घर में भी हायर कर लेते हैं, क्या आपको पता है कि वो आपके बच्चे को सही तरह से नहीं सिखा पा रहे, और उनकी इस स्टेप की वजह से आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, और आप अपना कितना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मीन्स कि उसको स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इनिशियल स्टेप से ही नहीं सिखा रहे, आपका बच्चा आगे नहीं चल सकता। तो काइंडली आप फोकस करें किसी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट पे, ना कि कुछ पैसे बचाने की कोशिश करें, ना कि अपने घर बुला के स्पीच थेरेपिस्ट से काम करवाने की कोशिश करें, और ना ही किसी ऐसे बंदे के पास जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है। ठीक है, तो कम से कम आप उसकी डिग्री तो देखें कि आया आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं, कि आप हमारे बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू की हैं, मैं इसकी सीरीज़ बनाऊंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में बताती रहूँगी, क्योंकि स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स जो है ना वो 3000 प्लस हैं। तो हम जो हैं वो बारी बारी बात करेंगे, एकदम से हम किसी भी चीज़ को मतलब एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।